चैनल भाई लोग। मैं बहुत अच्छा हूँ। आई होप आप सब लोग भी बहुत अच्छे हो गए। तो भाई देख रहे हो पीछे घर में काम चल रहा है, थोड़ा गंदा सा लग रहा होगा, इग्नोर। ठीक है, तो ये अपनी पीछे खड़ी है भाई ग्लैंजा और ये खड़ी अपनी स्लाविया। ठीक है, सो आज का मेन पर्पस हमारा क्या है कि मैं आप लोगों को एक्चुअली अपनी स्लाविया को 2 साल होने वाले हैं। ठीक है, तो मैं एक आप लोगों के लिए वीडियो लेके आया हूँ कि जिसमें मैं सारी चीज़ें बताऊँगा कि क्या गाड़ी में सारी अच्छी चीज़ें हैं, क्या बुरी चीज़ें हैं, क्या सारी चीज़ें मैंने फेस करी, या फिर क्या जो भी सारी चीज़ें ओवरऑल सब चीज़ें हैं, या थोड़े बहुत जो फीचर्स हैं गाड़ी के, वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा ताकि जो लोग प्लान कर रहे हैं लेने का, ठीक है, वो उनके कुछ डाउट्स हों तो वो क्लियर हो जाए। और वैसे मैंने पहले भी बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं, गाड़ी की फ़र्स्ट सर्विसिंग की भी वीडियो बनाई है, और रिसेंटली मैंने गाड़ी की सेकंड सर्विसिंग वीडियो भी डाली थी। तो अगर आप लोगों ने दोनों वीडियोस नहीं देखे हैं तो ऊपर आई बटन में लिंक आ रहा है। ये फर्स्ट सर्विसिंग का है और ये वाला सेकंड सर्विसिंग का है। ठीक है, तो दोनों आप जाके लिंक देख सकते हो, आस पास आगे पीछे होंगे। ठीक है, तो अगर फिर भी कोई आपको डाउट होता है इससे रिलेटेड तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शंस, या फिर आप मेरे को पर्सनली डीएम कर सकते हो इंस्टाग्राम पे। ठीक है, तो बिना टाइम बर्बाद करे जल्दी से आज शुरू करते हैं। तो पहले स्टार्ट करते हैं, मैं आपको की दिखाता हूँ कि कैसी की आती है स्कोडा स्लाविया की। सो फॉर योर इन्फॉर्मेशन मैं पहले ये बता दूँ कि जो ये वाली स्लाविया है ये 1.0 मैनुअल ट्रांसमिशन स्टाइल वेरिएंट है, जो कि टॉप वेरिएंट आता है। ठीक है, ये हमने तब ली थी जब बिल्कुल रिसेंटली लॉन्च हुई थी स्कोडा स्लाविया। सो ये वो तब का मॉडल है। सो लेट्स स्टार्ट। तो भाई कुछ ऐसी सी चाबी आती है स्कोडा स्लाविया की। ठीक है, यहाँ पे मैंने जो इसकी बैटरी होती है वो भी मैंने एक वीडियो डाल रखी है, ऊपर लिंक आ रहा है बटन में कि कैसे चेंज करने और कौन से जो सेल होते हैं वो डालने हैं। ठीक है, तो ये आता है लॉक बटन, अनलॉक बटन और बूट का। तो सबसे पहले मैं आपको बूट का दिखा देता हूँ। तो इसको अगर हम थोड़ी देर प्रेस करके रखते हैं, सो दिस इज़ हाउ द बूट ओपन्स। ठीक है, अगर गाड़ी हमारी लॉक है तो अभी आपको दिखेगा कि इंडिकेटर्स जल जाएंगे, राइट। ठीक है, सो ये जलते हैं। अगर मैं इसको खोलूँगा अभी तो भी आपको ये देखो, वही सबसे अच्छी चीज़ लगती है कि पूरा पूरा जो बोट है ना वो पूरा ओपन हो जाता है ऊपर तक। ठीक है, और स्पेस इसमें इतना है। सो ये जो है ये रिसेंटली सर्विस हुई थी गाड़ी की। सो ये एक एयर फिल्टर है और ये शायद पॉलन फिल्टर है। ठीक है, सो भाई जो इसकी कॉस्ट है वो 341 रुपीज़ है। मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, देखो साफ साफ दिखा रहा हूँ। और जो पॉलन फिल्टर है ये इसकी कॉस्ट है 463 रुपीज़। ठीक है, तो ये गाड़ी में ही पड़े हुए हैं। तो गाड़ी कर देते हैं बंद, और अभी मैं आपको दिखाता हूँ। तो जैसे अभी गाड़ी लॉक्ड है, ठीक है, अगर मैं चाबी लेके जाता हूँ इसके पास और मैं गाड़ी का बूट ओपन करता हूँ, सो ये बूट ओपन हो जाता है। इसी के साथ सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। मैंने चाबी गाड़ी के अंदर छोड़ दी, मैंने बूट क्लोज कर दिया है। सो देखो भाई क्या मस्त फीचर है कि बूट जो है वो अपने आप ओपन हो जाता है। ठीक, फिर से गाड़ी अंदर चाबी अंदर छोड़ दी, बूट बंद कर दिया, भाई बूट ओपन हो गया। तो मतलब आप की कभी कभार क्या होता है भाई कि गाड़ी में डिग्गी में रह जाती है सामान वामान के साथ, पता नहीं चलता है, चाबी ढूंढते रहते हैं। तो इसमें यह है कि डिग्गी अपने आप खुल जाएगी तो पता चल जाएगा कि भाई डिग्गी में चाबी है। ठीक है, सो गाड़ी को खोलते हैं। सो इसी के साथ जो हमारे ORVMs है वो ऑटो अनफोल्ड हो जाते हैं। तो भाई कुछ ऐसा सा लुक, पहला जब आप गेट खोलते हो तो ऐसी कुछ फील आपको आती है गाड़ी की। ये जो इंटीरियर देख रहे हो आप भाई, हाँ ये बहुत प्रीमियम लगता है, क्लासी इंटीरियर लगता है एकदम। तो चलते हैं ड्राइविंग साइड पे। पहले ड्राइविंग साइड से मैं आप लोगों को सारा वर्चुअल कॉकपिट जो है गाड़ी का और काफ़ी सारी चीज़ें दिखाते हैं। पहले उधर की साइड जाने से पहले मैं आपको दिखा देता हूँ, क्योंकि मैंने गाड़ी इधर से अनलॉक करी थी ना। तो देखिए कुछ और अनलॉक नहीं हुआ होगा, ना इधर का गेट्स, ना दोनों गेट्स, ना ड्राइवर साइड गेट। क्यों? क्योंकि मैंने गाड़ी इधर से अनलॉक करी है। मैंने एक्चुअली में सेटिंग कर रखी है कि मैं यहाँ से अनलॉक करूँगा तभी गाड़ी अनलॉक हो। ठीक है, तो ये तभी अनलॉक होगी, या फिर जब मैं डबल प्रेस करूँगा अनलॉक बटन को तो मेरी गाड़ी अनलॉक होगी चारों साइड से। ठीक है, तो अभी चलते हैं ड्राइवर साइड पे। मैं आप लोगों को दिखाता हूँ भाई कि कैसी फील आती है अगर आप ड्राइवर साइड से एंटर कर रहे हो गाड़ी के अंदर। तो भाई ये कुछ ऐसा डैशबोर्ड लगता है स्कोडा स्लाविया का। जो वर्चुअल कॉकपिट है ये बहुत प्यारा लगता है। जैसे ही मैं इसका गेट खोलूँगा सो ये थोड़ा लाइट अप हो जाता है, जिसमें दिखाता है कि ये वाला गेट ओपन हो रखा है। ठीक है, और कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं दिखाएगा। जैसे ही मैं गेट क्लोज करूँगा धीरे धीरे रोशनी जो इसकी लाइट है वो डिम हो जाएगी एंड टोटली वो ब्लैक आउट हो जाएगा।
सो एक चीज़ मेरे को अच्छी लगी, जो चीज़ स्कोडा ने यहाँ पे देखो, आप अगर आपको दिख रहा होगा जो डिज़ाइन दे रखा है, वो इन्होंने यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड करने की कोशिश की है कि बिल्कुल ऐसा लगे कि यहाँ से जो कनेक्ट हो रहा है बिल्कुल एंड तक जा रहा है। ठीक है, तो बिना देखिए बिल्कुल ये डिम हो चुका, अभी कुछ नहीं दिखाएगा। दो चीज़ें दिखाता है बस कि कितना गाड़ी का किलोमीटर्स रन हो चुके हैं और टेम्परेचर क्या है। सो यहाँ पे हमारा गाड़ी का स्टार्ट, इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन है। जैसे मैंने ये प्रेस किया भाई, आपको दिख रहा होगा क्या मस्त सा एक वर्चुअल कॉकपिट है जो ओपन हुआ है। ठीक है, सो इस वर्चुअल कॉकपिट में बहुत सारे इन्फॉर्मेशन दिखाता है। जैसे अभी मेरे को इन द मिडल दिखा रहा है किलोमीटर्स पर आवर और कितनी देर गाड़ी चली है। इससे पहले 29 किलोमीटर्स रन हुई थी, कितने का माइलेज मिला है, एवरेज स्पीड क्या आई है सिंस रिफ्यूल। मतलब अभी रिसेंटली मैंने अपनी गाड़ी रिफ्यूल कराई थी, तो रिफ्यूल कराने के बाद मेरी गाड़ी 29 किलोमीटर्स चली है। ठीक है, 50 मिनट चली है, 16.5 का मेरे को माइलेज मिला है, 35 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से हुआ है। दिस इज़ दी फ्यूल रेंज, कि कितना फ्यूल रेंज है अभी गाड़ी में। ठीक है, यहाँ पे आप देख रहे हो तो किलोमीटर्स रन आ रहा है, कितने किलोमीटर्स रनिंग हो चुकी है गाड़ी की। ठीक है, यहाँ पे टेम्परेचर आ रहा है। तो इसके साथ अगर मैं यहाँ से चेंज करना चाहूँ इसका लुक, सो यहाँ से मैं चेंज कर सकता हूँ कि मेरे को क्या क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए गाड़ी के वर्चुअल कॉकपिट में, या फिर मेरे को कैसा जो इसका डिज़ाइन है वो कैसा चाहिए। जैसे पुराने पहले वाला था तो यहाँ पे स्पीड आ रही है, यहाँ पे स्पीड डिजिटली आएगी, यहाँ पे स्पीड एनालॉग में आएगी। ठीक है, फिर यहाँ पे आरपीएम आता है, यहाँ पे स्पीड आता है। जो मेरे को सबसे सही लगता है वो ये वाला लगता है, क्योंकि इसमें आरपीएम पे भी आरपीएम भी शो करता है और यहाँ पे स्पीड भी शो करती है, उसके साथ ये नॉर्मल। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आती हैं। सो भाई अगर हमारा आपको दिख रहा होगा तो ये मेरा पुराने वाला जो स्टीयरिंग जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आता था बिल्कुल स्टार्टिंग में, ये वही है। ठीक है, अभी भी दोबारा से शायद यही आने लगा है, बीच में बंद हो गया था तो उसका प्राइसिंग भी स्कोडा ने कम कर दिया था, उसकी वजह से गाड़ी का अभी दोबारा शायद ये आने लगा है। तो इसके साथ हमें 4 स्पीकर्स, 4 ट्विटर्स मिले हैं और एक सबवूफर मिला है। और अंडर दिस सीट, पैसेंजर सीट, हमें यहाँ पे मिलता है एम्प। ठीक है, सो दिस इज़ पूरा कॉकपिट अगर आप अच्छे से देख रहे हो। ठीक है, तो हमारी गाड़ी में सनरूफ है, अगर मैं इसको ओपन करता हूँ तो भाई ये सनरूफ ओपन होती है, 1 क्लिक सनरूफ ओपन। ठीक है, काफ़ी अच्छी सनरूफ की प्लेसमेंट है। ठीक है, क्योंकि जब जहाँ पे मैं बैठ रहा हूँ काफ़ी अच्छी है, ताकि दिखे भी मेरे को और ड्राइवर को भी, या फिर जो पैसेंजर बैठा है काफ़ी अच्छे से पूरा व्यू आए, जो एक्चुअल में सनरूफ का मतलब होता है कि भाई दिखे सब कुछ अच्छे से। ऐसा नहीं है कि अगर आप निकलना चाह रहे हो तो इसका प्लेसमेंट यहाँ पे है तो अटक रहे हो या कुछ, बहुत सही प्लेसमेंट लगा मेरे को। ठीक है, एक बार इसको बंद कर देते हैं, दैट्स इट, इसको बंद कर दिया हमने। सो भाई यहाँ पे मेरे को एलईडी के लाइट्स मिलते हैं दोनों साइड। ठीक है, यहाँ पे मेरे को वैनिटी मिरर मिलता है, पैसेंजर में यहाँ पे मेरे को कुछ नहीं मिलता है, काफ़ी गंदा हो गया, फाइन। ठीक है, सो चारों तरफ जो हैंड ग्रैब रेल्स होते हैं ये रिट्रैक्टेबल है, पैसेंजर साइड भी ड्राइवर साइड भी है, ये चीज़ अच्छी है। ठीक है, इसके साथ हमें वायरलेस चार्जिंग मिलती है, 4 सॉकेट्स मिलते हैं, सी टाइप, 2 फ्रंट 2 बैक। ठीक है, और उसके साथ जो ये है ये स्लाइडिंग है, मैं इसको टेम्परेचर को सेट कर सकता हूँ अपने हिसाब से, यहाँ से मैं इसको फ़ैन की स्पीड सेलेक्ट कर सकता हूँ। तो काफ़ी अच्छा फीचर है गाड़ी में। पहले ही मैं आपको एक फ़ीचर दिखा चुका हूँ जो बूट वाला है, कि अगर चाबी आपकी गाड़ी डिग्गी में रह जाती है तो वो खुल जाएगी बूट अपने आप, तो आपको कोई इशू नहीं आएगा। दूसरा फीचर है भाई वेंटिलेटेड सीट्स। जैसे कि गर्मी आ रही है, बहुत ज़रूरी हो जाता है कि यार समर्स में कि आपकी गाड़ी में वेंटिलेटेड सीट्स हैं हों, तो भाई काफ़ी मतलब सूदिंग सी राइड रहती है। अगर आप लॉन्ग ड्राइव कर रहे हो या फिर मान लीजिए सिटी में भी ड्राइव कर रहे हो तो गर्मी की वजह से काफ़ी प्रॉब्लम हो जाता है। तो अच्छा फीचर है, मतलब सारी गाड़ियों में नहीं आता है तब भी लोग चला रहे हैं। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि सब में होना चाहिए, नहीं होगा तो बहुत प्रॉब्लम होगी, नहीं, बट एक एड ऑन फीचर है, अच्छा फीचर है। मतलब अब वो तो है यार, जितना कंफर्ट इंसान को मिलेगा इंसान को तो उतना अच्छा लगेगा, तो ये भी एक कंफर्ट वाला ही फीचर है, पर लिटरली वेरी गुड फीचर। सो भाई अगर बात करी जाए गाड़ी की अपडेट्स की, सो मैं ये बताना चाहूँगा कि मतलब मेरा ओनरशिप रिव्यू कैसा रहा। पहले ऐसे स्टार्ट करते हैं कि भाई मेरे को 2 साल हो चुके हैं गाड़ी को हमारे पास। ठीक है, ऐसी गाड़ी में आज तक ऐसा कोई इशू नहीं आया, मेजर इशू जो कि मेरे को फेस हुआ हो या फिर डैडी को फेस हुआ हो कहीं पे भी। ठीक है, आप गाड़ी अगर लेना चाहते हो भाई बेझिझक गाड़ी ले सकते हो, आंख बंद करके गाड़ी खरीद सकते हो। स्कॉडा वॉक्सवैगन की गाड़ियाँ
आपको पता है नेक्स्ट लेवल होती हैं सारी चीज़ों में, चाहे वो क्वालिटी हो, चाहे परफॉर्मेंस हो, चाहे सेफ्टी हो, ईच एंड एवरीथिंग इज़ टॉप नॉच। ठीक है, तो आप बिना डाउट करे आप गाड़ियाँ ले सकते हो। ठीक, तो ऐसा स्टार्टिंग से हमें कोई इशू नहीं आया। ठीक, थोड़े थोड़े इश्यूज आए जो कि जल्दी रिजॉल्व भी हो गए। मान लीजिए जैसे विंडो का था, सो जैसे पावर विंडो है, अगर आप मैं आपको दिखाता हूँ। सो भाई कभी कभी क्या होता था ये कि हम जब इसे, ये वन टच एंड वन अप, वन टच डाउन वन टच अप है। ठीक है, कभी कभार क्या होता था ये अप जब ऊपर होता था तो वन गो में नहीं होता था वन टच, तो पूरा दबा के रखना पड़ता था तो होता था। बट इसके साथ इसका अपडेट आया, ठीक है, तो उससे ये जो इशू था ये रिजॉल्व हो गया। और सिर्फ यही नहीं, बाद में मेरे को थोड़ा और इशू आया था दोनों में। ठीक है, दोनों पावर विंडोज में, फ्रंट वालों में क्या हो रहा था कि जब काफ़ी स्लो रोल अप हो रहे थे, काफ़ी स्लो रोल डाउन हो रहे थे, तो वो कोई मोटर का इशू था। मैंने स्कोडा वालों को दिखाया तो उन लोगों ने साफ बोला कि कोई नहीं, ये मोटर में कोई इशू है, हम लोग मोटर ही चेंज कर देंगे वारंटी में। तो शायद उन्होंने मोटर ही चेंज कर दी थी वारंटी में, मेरे को उसके बाद से कोई इशू नहीं आया। और उससे पहले जो इशू आया था मेरे को वन टच डाउन का, वन टच अप का, वो एक सॉफ्टवेयर आया था जब पहली सर्विसिंग हुई थी, तो सॉफ्टवेयर उन्होंने अपडेट कर दिया था। एक चीज़ बहुत अच्छी है भाई स्कोडा वालों की, सर्विस सेंटर से कॉल्स रेगुलरली आते रहते हैं कि सर आपकी गाड़ी में ये अपडेट आया हुआ है, आपकी गाड़ी में ये अपडेट आया हुआ है, आप ये अपडेट आके करा लीजिए जितना जल्दी हो जाए। जैसे अभी भी 2 अपडेट्स आए हुए हैं, एक स्टार्टर मोटर केबल का है, एक और एंटी पिंच विंडो का है। क्योंकि ये वाले जो ड्राइवर साइड विंडो है, इसमें एंटी पिंच अभी शायद काम नहीं कर रहा है। अगर मैं ट्राई करके दिखाता हूँ आप लोगों को तो पता नहीं शायद चले। लेट्स ट्राई वंस। मेरे पास ये डायरी है, इसको नीचे कर देते हैं और इसको ऊपर, एकदम से इसको ऊपर करेंगे फिर। सो भाई ये मैंने डाला, ओ भाई शायद अपडेट हो चुका है एंटी पिंच। सो आप लोगों ने देखा कि कैसे एकदम से ये वापस आ गया। अगर मैं आपको जूम आउट करके दिखाता हूँ, मैंने यहाँ से जैसे ही अप किया मैंने ये अटकाया और ये एंटी पिंच की वजह से वापस आ गया। पूरा रोल डाउन नहीं होता नीचे, थोड़ा सा रोल डाउन होता है। ठीक है, तो इसको ऊपर कर देते हैं। सेम चीज़ हमारी सनरूफ में भी है। ठीक है, अगर सनरूफ को मैंने खोला एंटी पिंच वाला और मैंने बंद किया, फिर मैंने डायरी लगाई अपनी बीच में, तो ये भी वापस आ गया। तो ये भी एंटी पिंच है, दोनों सनरूफ और हमारा जो पावर विंडो है ड्राइवर साइड वो भी एंटी पिंच है। सो शुगर है, मतलब अच्छी बात है, मेरे को पता नहीं था कि ये अपडेट हो चुका है। सो अच्छी बात है अगर अपडेट हो गया। तो मैं ये बोल रहा था कि टाइम टू टाइम वो लोग खुद कॉल करते रहते हैं और बोलते रहते हैं कि ये अपडेट्स हैं, आप आके करा लीजिए। अगर आपकी गाड़ी की सर्विस पेंडिंग होती है तो वो बोलते हैं कि ये वाली सर्विस भी आके आप करवा लीजिए। इसके बाद भाई बात करें बूट स्पेस की, तो भाई इस सेगमेंट में काफ़ी बड़ा बूट स्पेस आता है, ऑलमोस्ट सबसे बड़ा आता है गैस 521 लीटर। ठीक है, सबसे मेन मुद्दा हमारा था कि भाई हमें सेडान तो लेनी है, क्योंकि पहले भी सेडान थी, अभी भी सेडान है। ठीक है, एक सेडान है, एक ग्लेंजा है अपनी हैचबैक है, एक वैगन आर है, सीएनजी है। तो भाई स्पेस होना चाहिए बूट में, कहीं घूमने जाए फैमिली तो स्पेस ज़रूर ही है। तो डैडी का यही था मोटिव कि भाई सेडान है तो गाड़ी में स्पेस अच्छी खासी होनी चाहिए, तो काफ़ी स्पेस है बूट में। गाड़ी की ओवरऑल लेंथ भी बहुत है। ठीक है, लेग रूम भी बहुत है, आगे के लिए भी पीछे के लिए भी बहुत स्पेस है। बट जो चीज़ एक मिसिंग है यार, जो मतलब थोड़ा इशू है, वो ये है कि अगर बैक साइड पे 3 लोग बैठ जाते हैं, मतलब सिर्फ 3 लोग ही बैठ सकते हैं बेसिकली, चौथा बैठ सकता है बट थोड़ा कंजस्टेड सा हो जाता है। ठीक है, और जो थर्ड वाला बैठता है ना, उसके लिए भी मैं दिखाता हूँ, थोड़ा बम्प सा है सीट में, तो थोड़ा हो सकता है थोड़ा अनकंफर्टेबल रहे बीच वाले के लिए। बाकी जो साइड में लोग बैठेंगे भाई, मतलब गाड़ी का कंफर्ट लेवल नेक्स्ट लेवल है। ठीक है, नेक्स्ट लेवल है, आप थकोगे नहीं, आप जितना मर्जी लंबा राइड कर लो। सीट्स काफ़ी अच्छी कुशन्ड हैं, काफ़ी अच्छी, थोड़ी स्टिफ भी हैं। ठीक है, लेदर सीट्स हैं और मतलब थकान नहीं होती। मेरे को ग्लेंजा में फिर भी थोड़ा बहुत उसकी सीट्स जो है काफ़ी सॉफ्ट है। ठीक है, मैं कंपेयर तो नहीं करना चाहता उससे, बट काफ़ी डिफरेंट सेगमेंट आ जाता है। बट मैं जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ कि कुछ सीट्स बहुत सॉफ्ट हो जाती हैं, तो वो लंबे राइड पे आप लोगों को ऐसा लगता है कि आप नीचे धंसते चले जा रहे हो। और मतलब मेरे को इतनी ज़्यादा पर्सनली ग्लेंजा की सीट्स काफ़ी ज़्यादा अच्छी नहीं लगी। बट हाँ यार, प्राइस रेंज भी बहुत डिफरेंस है ग्लेंजा में और स्कोडा में। ठीक है, सो स्कोडा की सीट्स, स्लाविया की सीट्स आर बेस्ट भाई, बहुत नेक्स्ट लेवल है। ठीक है, मैं दिखाता हूँ पीछे बम्प कैसा है। अगर आपको दिख रहा होगा, यहाँ से सीट फ्लैट आ रही है, यहाँ पे आके थोड़ी सी ऊपर जा रही हो, फिर ये नीचे आ रही है। तो इसी वजह से हो सकता है बीच वाले को थोड़ा अनकंफर्टेबल थोड़ा बहुत फील हो, क्योंकि पीछे
आर्मरेस्ट भी आ जाता है बीच में, तो थोड़ा इशू हो सकता है, वरना नेक्स्ट लेवल कंफर्टेबल सीट्स हैं। तीनों जो पैसेंजर्स होंगे पीछे वाले भाई, उनको तीनों को हेडरेस्ट मिल जाता है, हेड सपोर्ट मिल जाता है, तो कोई ऐसा इशू नहीं आता। साथ हमारा ड्राइवर को भी और पैसेंजर को भी दोनों को हाइट एडजस्टेबल सीट्स मिल जाती हैं, ठीक है, जिससे आप अपने अकॉर्डिंग हाइट के अकॉर्डिंग ऊपर नीचे सीट को एडजस्ट कर सकते हो। अगर ऊंचा लग रहा है, नीचे लग रहा है, तो आप टोटली एडजस्ट कर सकते हो उसको। तो भाई उसके साथ अगर डैशबोर्ड की बात करें, मैंने कुछ वीडियोस देखे हैं जिसमें ना लोग इसको हिला हिला के दिखाते हैं, इसको हिला हिला के दिखाते हैं कि भाई ये आवाज़ कर रहा है, स्क्रीचिंग सी आवाज़ आ रही है, इसको हिलाओ, ऐसा लगता है जैसे हिलाओगे तो बाहर ही निकल के आ जाएगा। भाई मैं दिखाता हूँ, देखो भाई बहुत जोर लगा रहा हूँ मैं इसको, ये देखो भाई बहुत जोर लगा रहा हूँ, ऐसे ही थोड़ी ना बाहर आ जाएगा यार। अब अगर तुम किसी चीज़ को हथौड़ा मारने की कोशिश करोगे ज़बरदस्ती, तो भाई चीज़ तो टूटेगी ना। मैं इसको हिलाऊंगा भाई, हिलाऊंगा किसी चीज़ को तो आवाज़ तो करेगी। भाई मैं तुम्हारे आके थप्पड़ मार दूं जोर से, भाई चिल्लाओगे ना, गालियां भी दोगे मेरे को कि भाई क्या कर रहा है, क्यों थप्पड़ मार रहा है। भाई वो हिसाब है ना, जबरदस्ती किसी चीज में उंगली करोगे तो भाई चीज तो बोलेगी ना, चीज तो सामने से फिर तो दिक्कत पता चलेगी। भाई इस डैशबोर्ड में मेरे को कभी ऐसी दिक्कत नहीं आई गाड़ी चलाते चलाते ऑन रोड कि कटर कटर पटर पटर कर रहा हो, कभी नहीं आई। ठीक है, ये देखो कितनी सही क्वालिटी है। भाई मेरे को, लोगों को होता है यार, किसी को नहीं पसंद आती होगी, शायद सबका अपना अपना व्यूज़ है, मैं बस बता रहा हूँ जनरली आपको। तो ये भाई मैंने जैसा आपको पहले भी अपनी वीडियोस में दिखाया, ये एयर प्रो का मैं DIY से लेता हूँ, बहुत सस्ता पड़ता है, छोटा सा होता है, यहाँ पे आप लगा लो, कोई ऐसा नहीं है कि कहीं पे रखना पड़ रहा है, स्पेस ले रहा है। ठीक है, 200 रुपये के आते हैं, 2 आते हैं, लगा लो, अच्छा खासा 1.5-2 महीने आराम से निकाल देता होगा, बल्कि ज़्यादा। सर्दियों में तो बहुत टाइम निकाल देता है, गर्मियों में थोड़ा कम टाइम निकालता है। अभी देखते हैं, मैंने खुद विंटर्स में यूज़ किया था तो पता नहीं कितना, काफ़ी टाइम निकाल दिया था। अभी समर्स में देखते हैं कितना, इसको कम से कम 1-1.5 हफ्ता हो चुका होगा, तो इतना ही था ऑलमोस्ट, थोड़ा सा ही कम हुआ है। देखते हैं कब तक खत्म होता है। ग्लैंजा में भी अपना ही सेम लगा हुआ है। ठीक है, सो भाई बाकी ये देखो क्या मस्त, मतलब फिट एंड फिनिश है यार इसकी। ठीक है, 2 स्पोक व्हील मिल जाता है आपको, जिसमें पूरा लेदर से कवर हो रखा है। ये पूरी फिट फिनिश देखो इसकी, ऐसा नहीं लगेगा आप लोगों को कहीं से भी कि भाई कुछ निकल रहा है या कुछ, और पकड़ के ऐसी मस्त फील आती है यार कि मतलब डिफरेंस पता चलता है। उसके साथ अगर मैं ये देखूँ यार, प्लास्टिक क्वालिटी बहुत बढ़िया है, ऐसा नहीं है कि कुछ आवाज़ कर रहा है या फिर भाई जबरदस्ती ठोकूंगा तो करेगा ही आवाज़ यार। इसके साथ मैंने एक वीडियो देखी थी यूट्यूब पे, जिसपे वो बोल रहे थे कि उनको कोई रैटलिंग नॉइज का इशू आ रहा था, हो सकता है आ रहा होगा, भाई सबको बुरा लगता है। वो बंदा सही बोल रहा था कि नई गाड़ी आई भाई, चाहे जितनी मर्जी सस्ती लें चाहे महंगी लें, हर बंदा अपने अकॉर्डिंग लेता है। मतलब हर बंदा अपने अकॉर्डिंग लेता है गाड़ी, जितनी उसकी मतलब बजट होता है यार। सो किसी को भी कोई इशू आएगा नई गाड़ी में, सबको बुरा लगता है कि भाई मैंने इतना पैसा खर्चा और मेरे को ये इशू आ रहा है। सो मैंने एक वीडियो देखी थी जिसमें वो भाई बोल रहे थे कि उनको ना रैटलिंग इशू आ रहा था बहुत ज़्यादा, और बाद में उन्हें पता चला कि वो एग्जॉस्ट की वजह से था। जो एग्जॉस्ट ब्रैकेट है वो होता है, वो बहुत हिल रहा था। तो मेरे को ऐसा कोई इशू नहीं आया, बट मैंने कभी नोटिस भी नहीं किया। पर मैं और डैडी, मतलब हम लोगों का ऐसा है कि गाड़ी में एक भी चूंचाई की आवाज़ आती है ना, हम लोग पहले देख लेते हैं कि भाई क्या आवाज़ आ रही है, और जल्दी से जल्दी उसे रेक्टिफाई करने की कोशिश करते हैं। तो चलते हैं पहले वो ब्रैकेट वाला इशू देखते हैं कि अपनी गाड़ी में वो इशू है या नहीं है। सो भाई ये बहुत यार, ये रबड़ का मटेरियल है, काफ़ी अच्छा है, तो मिला के देखते हैं। भाई ऐसे तो कोई आवाज़ नहीं आ रही अभी तक मेरे को यहाँ पे किसी भी चीज़ की। काफ़ी हिला रहा हूँ मैं इसको ज़ोर से, एक आई, बट शायद वो मेरे को लग रहा है कहीं ना कहीं कुछ टच हो रहा होगा कहीं आगे। ये जो आपको दिख रहा है ना, ये वाला पोर्शन, ये वाला शायद टच हो सकता है, ये वाला। हाँ ये देखो, अगर मैं ज़ोर से कर रहा हूँ तो ये पोर्शन टच हो रहा है, इसकी आवाज़ आ रही है। बट ऐसा कोई ब्रैकेट, ये वाला कोई ब्रैकेट लूज़ नहीं है इसका, ये वाला कोई ब्रैकेट लूज़ नहीं है। ये भी देख लिया हमने। अगर अब फीचर्स की बात करें गाड़ी में, तो भाई सबको पता है स्कॉडा फॉक्सवैगन भर भर के फीचर्स नहीं देती है जैसे दूसरी कंपनीज भर भर के फीचर्स देती हैं। जो फीचर रिक्वायर्ड है वो सारे फीचर्स इस गाड़ी में हैं, इनफ है जिसको मतलब चाहिए। बाकी परफॉर्मेंस की को देखा जाए तो भाई कहीं पे कोई लैग नहीं है, कुछ नहीं है। माइलेज कंसीडर करें, फिर से ऊपर वीडियो लिंक आ रहा है आई बटन में, क्लिक करके देखो मैंने हाईवे पे कितना कितना माइलेज निकाला है इससे। 26 तक का मैक्स टू मैक्स हमने इससे 26 का भी माइलेज निकाला है भाई हाईवे पे। सिटी में मैं बुध इंटरनेशनल सर्किट पे था, ट्रैक की बात करे जाए, ट्रैक पे नहीं राइड कर रहे थे, नॉर्मली था। तो मेरे को उस टाइम पे, इवेंट के टाइम पे मेरे को
जो माइलेज मिल रहा था डैट वाज अराउंड 4, 5, 6। बट सिटी में अगर देखा जाए तो 16, 17, 13, 14 वेरी करता है। पर अगर हम हाईवे पे 80 की स्पीड पे मेंटेन करके चल रहे हैं तो भाई 26, 24, 25, 26 ईजिली गाड़ी माइलेज निकाल देती है, कोई इशू नहीं है। उसके साथ सर्विसिंग, भाई पहली सर्विसिंग ये रहा, लिंक आप दोबारा देख लो, 3500 रुपये के आसपास की पहली सर्विसिंग हुई थी। सेकंड सर्विसिंग 8,200 रुपये के आसपास हुई है, ठीक है, विच इज़ लाइक फाइन अकॉर्डिंग टू मी। इतना भी ज़्यादा कुछ नहीं है, एक साल में आपकी सर्विसिंग एक बार हो रही है 15,000 किलोमीटर पे, और क्या चाहिए भाई। इतनी तो मेरी निंजा की सर्विसिंग हो जाती है भाई, एक साल में 6-6 हज़ार किलोमीटर पे होती है, और सर्विसिंग की चार्जेस कम से कम 7-8 हज़ार रुपये चले जाते हैं। तो भाई मेरे हिसाब से अगर कोई गाड़ी लेना चाह रहा है तो भाई आंख बंद करके ले लो, बहुत अच्छी गाड़ी है। चाहे बेस वेरिएंट लो चाहे टॉप वेरिएंट लो, वो आपकी मर्जी है, ठीक है। अगर कोई और किसी को कोई डाउट है तो कमेंट डाउन करो या फिर इंस्टाग्राम पे डीएम करो। एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा, यहाँ पे टिकट होल्डर दे रखा था भाई, वो नहीं चला, वो टूट गया था, उसमें कोई काम कुछ फंसाओ वसाओ तो वो टूट गया, वो नहीं चला। हाँ ये चीज़ है, बाकी कोई ऐसा इशू नहीं है गाड़ी में। दूसरा एक इशू इसका था आर्मरेस्ट का, ठीक है। जब मैं गाड़ी पे चल रहा होता था या कभी, तो ये कभी कभार बहुत वाइब्रेट होता था, ठीक है। या फिर इसको आर्मरेस्ट को स्लाइड कर लो तो ये वाइब्रेट होता था, खड़खड़ खड़खड़ की आवाज़ करता था। वो मैंने सर्विसिंग में दिखा दिया था इस बार, तो इसके जो पीछे के बोल्ट्स थे दो, वो लूज थे, तो वो उन्होंने टाइट कर दिए, तो होपफुली अब ये भी नहीं आवाज़ कर रहा है। अगर आप लोगों ने देखी होगी पुरानी वाली वीडियो लास्ट सर्विसिंग की, तो उसमें ये मैंने दिखाया था, जो उन्होंने इसको फिक्स कर दिया, तो ये अब हिल नहीं रहा है। इसके बोल्ट लूज थे, उस वजह से वो भी सही हो गया। मैं अभी पूरी अच्छे से सीट पोस्चर में बैठा हूँ, मतलब ठीक है, जो मेरा नॉर्मल पोस्चर है मैं उसमें बैठा हुआ हूँ, तो मेरे को कोई ऐसा इशू नहीं है। काफ़ी, ये सीट भी इतनी पीछे, ये सीट भी इतनी ऑलमोस्ट पीछे, यहाँ से देखो ऑलमोस्ट सेम दिख रही होगी, ठीक है। अब हम चलते हैं पीछे, फिर मैं आपको पीछे बैठ के दिखाता हूँ कि कितना स्पेस है अभी पीछे। तो भाई देखो पीछे मैं आ गया हूँ, अब मैं आराम से बैठ के दिखाता हूँ आप लोगों को। भाई मेरी हाइट है 5'9", 5'10", सो देखो भाई, ये देखो कितना गैप है, मान लो कम से कम 3 इंच आराम से है गैप भाई, बहुत बहुत गैप है, उससे भी ज़्यादा है बल्कि। देखो काफ़ी स्पेस है पीछे। द ओनली इशू है वो इसका है, ये थोड़ा सा हम्प है। इसमें भी ऐसा कोई इशू नहीं, ज़्यादा नहीं आता, खैर बैठने को तो बैठ सकता है इंसान, ठीक है। बट जैसे ये मैंने बताया है कि ये है, थोड़ा हो सकता है आपको थोड़ा अनकंफर्टेबल हो, क्योंकि ये थोड़ा सा आगे निकला हुआ है, ये थोड़ा सा हम्प है बीच में। उसके अलावा एवरीथिंग इज़ फाइन। यहाँ पे भी पीछे 2 सॉकेट दे रखे हैं, ठीक है। एसी ब्लोअर्स दे रखे हैं, यहाँ पे आपको फ़ोन होल्ड करने के लिए दे रखा है, बॉटल पॉकेट्स दे रखे हैं, यहाँ पे बॉटल पॉकेट्स दे रखे हैं दोनों साइड में। स्पीकर्स हैं, एक स्पीकर वहाँ है, एक स्पीकर यहाँ है, ठीक है। ट्विटर्स दे रखे हैं, एक ट्विटर आपका ये रहा, अनदर ट्विटर आपका वो रहा। एंड जो अपनी रियर सीट है वो भाई 60-40 स्प्लिट है, सो ये आप यहाँ से खोल के इसको स्प्लिट कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ से अगर आप चाहो, पीछे कम लोग बैठे हुए हैं अगर, और आपको बूट से कुछ एक्सेस करना है तो इजीली आप यहाँ से एक्सेस कर सकते हो बूट में से, ठीक है। सो इसको बंद कर देते हैं, ये इधर का हो गया, सेम ही इधर का है। कुछ गाड़ियों में ऐसा होता है कि हम जब सेंटर आर्म रेस्ट को डाउन करते हैं तो वहाँ से हम बूट एक्सेस कर सकते हैं, बट यहाँ पे मेरे को कोई ऐसा इशू लगा नहीं। अगर आप अकेले बैठे हो सो भाई, मतलब थोड़ा बहुत है इशू, अगर सारे बैठे हैं तो नहीं एक्सेस कर सकते, बट अगर आप अकेले बैठे हो या एक बंदा और बैठा है, थोड़ा बहुत इधर एडजस्ट करके आप निकाल सकते हो, मान लो। और कुछ सामान आगे रखा हुआ है, आप पूरी फैमिली के साथ भी ट्रैवल कर रहे हो, कुछ सामान बिल्कुल यहाँ पे रखा हुआ है और पूरी डिग्गी नहीं खोलना चाहते, आप पूरा बोट नहीं ओपन करना चाहते, तो भाई सब लोग निकल के थोड़ी देर रुक के निकल के ये डाउन करके यहीं से एक्सेस कर सकते हो। डैट इज़ ऑल्सो अ गुड फीचर ना। सो इसके साथ भाई और क्या बचा, यहाँ पे हमें 2 एलईडी लैंप्स मिल जाते हैं, जो कि पूरा स्पेसिफिक एक पॉइंट पे प्रोजेक्ट करते हैं रात को, अगर आप देखोगे तो अब एक काम करते हैं, देखो आप अगर मेरी एज के हो, ये वीडियो देख रहे हो, तो आप अपने अकॉर्डिंग पसंद कर रहे होगे, राइट। अब क्या होता है, कभी कभार हम पूरी फैमिली के लिए देख रहे होते हैं, हो सकता है आपके फादर को काफ़ी ज़्यादा ड्राइव करनी हो, आपको भी करनी हो, फादर भी ड्राइव करते हो, या हो मदर भी ड्राइव करती हो, फैमिली में और कोई मेंबर हो वो भी ड्राइव करना चाहता हो और वो भी फीडबैक देखना चाहते हैं, तो सबका अपना अपना परसेप्शन रहता है। सो भाई मैं, क्योंकि ये गाड़ी ज़्यादातर डैडी के पास रहती है, मेरे फादर के पास रहती है, मेरे फादर चलाते हैं, तो हम अभी उनका एक रिव्यू लेते हैं
कि उनको गाड़ी चलाने में कैसा लगता है, सारी चीज़ें क्या है, कोई इशू अगर उन्हें आता है या फिर जो भी सारी चीज़ें हैं। तो वही डैडी से पूछते हैं कि डैडी का एक्सपीरियंस कैसा है गाड़ी को लेकर के, क्योंकि डैडी गाड़ी काफ़ी ज़्यादा चलाता है, मुझसे ज़्यादा चलाता है। तो डैडी बताओ। स्कोडा का एक्सपीरियंस मेरा तो अच्छा रहा। परफॉर्मेंस गाड़ी की कुल मिलाकर के बहुत अच्छी है। एवरेज मैंने इससे 27.6 तक का लिया है हाईवे पे। बाकी लोकल में अगर हम कहें तो हम कोई भी गाड़ी चलाते हैं तो एवरेज लोकल में नहीं मिलता, क्योंकि बार बार गियर शिफ्टिंग का होता है, ट्रैफिक होता है, ब्रेक ज़्यादा लगते हैं। ऑल राउंड अगर मैं ये कहूँ तो कंफर्टेबल है गाड़ी, बहुत कंफर्टेबल है। टायर्डनेस नहीं होती अगर हम लंबी जर्नी भी करते हैं। मैं अभी नियर अबाउट 64-65 एज है मेरी, और मैं अभी भी इजीली 500 किलोमीटर ड्राइव कर लेता हूँ। तो बाकी गाड़ी चलाते हैं तो 200-250 किलोमीटर के बाद ही ऐसा लगने लगता है कि जैसे टायर्डनेस हो गई है, थकावट हो गई है। बाकी हाँ, मैं रूरल एरिया में रहता हूँ, लेकिन ग्राउंड क्लियरेंस जो है इसकी गाड़ी की ठीक है। फिर भी थोड़ा बहुत मेरे को ध्यान रखना पड़ता है कि कहीं गाड़ी किसी गड्ढे में ना लग जाए। ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम अपनी चीज़ को कितनी सेफ्टी से चलाते हैं, कितना आराम से चलाते हैं, उसको गड्ढों वगैरह से कितना बचाते हैं। और जो इसमें माइनस पॉइंट है, बस माइनस पॉइंट एक ये आ जाता है कि जब मैं कहीं जाता हूँ किसी रिलेशन में या कहीं भी, तो अगर पार्किंग की थोड़ी सी दिक्कत आती है, क्योंकि गाड़ी थोड़ी लंबी है तो छोटी गलियों में थोड़ी सी दिक्कत आती है। बाकी और तो मेरे हिसाब से गाड़ी के अंदर कोई भी कमी नहीं है। मैंने टोयोटा की गाड़ी भी चलाई है, एटियोस मैंने बहुत चलाई है, वो भी मेरे को बहुत पसंद थी गाड़ी। लेकिन अगर मैं कंपैरिजन करूं तो मेरे को ये 19 नहीं लगी। कंफर्टेबल है, लग्जीरियस फील भी आता है। बाकी तो सब सेम ही है, कोई नहीं। बाकी अच्छा एक्सपीरियंस है मेरा इस गाड़ी के साथ, स्कोडा के साथ। अगर कोई लेना चाहे तो आप क्या? हाँ, अगर कोई लेना चाहता है और लग्ज़री गाड़ी लेना चाहता है और कम बजट में लेना चाहता है, तो मेरे हिसाब से स्कोडा बेस्ट है उसके लिए। बाकी अपनी अपनी चॉइस होती है सबकी। एवरेज कहते हैं लोग, एवरेज इसका कम होता है, इसकी सर्विस कॉस्टली होती है। मेरे हिसाब से सर्विस भी इसकी कॉस्टली नहीं है, ठीक है। लगभग सभी गाड़ियों की इतनी ही जाती है। जो पहले रैपिड आती थी उनकी ज़्यादा होती थी शायद, जो हाँ, पहले का मेरे को एक्सपीरियंस नहीं है। पहले सुनने में ये आता था कि इसके पार्ट्स बहुत कॉस्टली हैं, इसकी सर्विस बहुत महंगी जाती है। और पार्ट्स का देखिए डिपेंड करता है हमारे ऊपर कि हम गाड़ी को कितना मेंटेन करके चलते हैं। कोई पार्ट में अगर हल्का सा भी फॉल्ट आ रहा है और हम उसको लापरवाही कर रहे हैं, तो वो धीरे 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 मेजर प्रॉब्लम में जो है वो कन्वर्ट हो जाता है। उसके बाद फिर हमारा जो है वो एक पार्ट जो है वो कई पार्टों को ख़राब कर देता है। तो इसलिए हम टाइम से सर्विस करवाएं तो सबसे बढ़िया ये रहता है। सर्विस के ऊपर हमें पता चल जाता है कि हमारी गाड़ी में ये प्रॉब्लम आ रही है, तो अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसको हम हाथ के हाथ ही सॉल्व करवा लें तो ज़्यादा बढ़िया रहता है। उसमें हमें कन्वीनियंट रहता है कि एक तो हमें कभी कहीं आना जाना है वक्त बेवक्त, तो हमें ये नहीं सोचना पड़ता कि हमारी गाड़ी में तो ये फ़ॉल्ट है। और दूसरा, वो फ़ॉल्ट फिर बढ़ता भी नहीं है। बाद में फिर पैसे भी ज़्यादा लगते हैं, टाइम भी ज़्यादा लगता है और परेशानी भी होती है, क्योंकि समय का अभाव इस दौर में सभी के पास है। तो ये सारी चीज़ें हैं। बाकी कुल मिलाकर के मेरे को स्कोडा पसंद आई, और मैं तो सबसे ये कहूँगा कि अगर किसी को लग्ज़री गाड़ी लेनी है तो स्कोडा बढ़िया है। कम बजट में अच्छी गाड़ी है, लुक बहुत अच्छी है गाड़ी की, कंफर्टेबल है, इकोनॉमिकल भी है। बाकी अगर आप रश ड्राइविंग करेंगे तो रश ड्राइविंग में आपके टायर भी ज़्यादा जाएंगे और आपको एवरेज भी पूरा नहीं मिलेगा। दूसरा, लोग बाग अक्सर मैंने देखा है कि क्लच के ऊपर पैर रख के गाड़ी चलाते हैं। हर आदमी नहीं, लेकिन काफ़ी लोगों को मैंने देखा है, और उनकी क्लच प्लेट बहुत जल्दी बोल जाती है। मेरे साथ ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। मैंने टोयोटा की गाड़ी 2.25 लाख किलोमीटर चलाई, 10 साल चलाई मैंने, और मेरी गाड़ी की ना क्लच प्लेट में ना इंजन में कोई प्रॉब्लम नहीं आई। तो वो हम अपने अपने चलाने के ऊपर डिपेंड करता है। अगर हम चीज़ की केयर करेंगे तो चीज़ आपकी केयर करेगी।
सो आज की वीडियो गाइस करते हैं एंड अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर और सब्सक्राइब करना प्लीज़ मत भूलना यार।